हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरापुर। स्टूडेंट्स, आज से हम एक ग्रामर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th या 10th। स्पेशली ये क्लास 10th की बुक से है, राजू प्रकाशन की बुक जो ग्रामर के लिए है उससे है ये, लेकिन 9th में भी सेम टू सेम यही है, तो इसलिए आप 9th या 10th दोनों क्लास में हैं तब भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आप ग्रामर आपका कमज़ोर है, वीक है, शुरुआत से पढ़ना है तो आप यहाँ से बिल्कुल वीडियो देखिए। इसके अलावा मैं इंटरमीडिएट का भी जो है ग्रामर एकदम शुरू से लास्ट तक राजू प्रकाशन की बुक से कवर करूँगा। इसके अलावा एक्सीलेंट बुक से कुछ ग्रामर की काफ़ी वीडियो जो है अपलोडेड हैं इंटर के लिए, और हाई स्कूल के भी कुछ वीडियो, तो इसलिए आप एक्सीलेंट या राजू प्रकाशन सभी प्रकाशन की बुक से ग्रामर आपको इसमें कराया जाएगा। इसके अलावा बुक्स भी अपलोडेड हैं और बाकी जो है वीडियो मिलेगी, इसलिए चैनल से आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहें। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले से देखिए, ग्रामर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है शुरू है, इसमें दिया गया है बुक में, तो हम पढ़ते चले जा रहे हैं, समझाते चले जा रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज भी आपको कराएंगे, इसलिए पूरा जो है लास्ट तक बने रहें। अंग्रेजी भाषा में कुछ 26 अक्षर होते हैं, सबको पता होगा। 5 को जो है स्वर कहते हैं, 5 A-E-I-O-U, बाकी 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। इस प्रकार वावल्स की संख्या 5 है, कॉन्सोनेंट की 21 है। वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की देखिए सबसे छोटी क्या है शब्द होती है, लेटर्स, ठीक है, वर्ड मीन्स शब्द। लेटर जो है का सार्थक, लेटर्स का वह सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ देता है शब्द कहलाता है। जिसका भी कुछ मीनिंग हो, स्पष्ट अर्थ हो, वो शब्द है। जैसे कैट मिस बिल्ली, टेबल मिस मेज, चेयर मिस कुर्सी, etc इत्यादि। सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। इंग्लिश डिफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब जिससे पूरा तरह से कुछ भाव व्यक्त हो, कहने का अर्थ हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए, सार्थक शब्द। जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। इस तरह से कोई भी मतलब कि सेंटेंस रहेगा, उसका कुछ मीनिंग निकलेगा। हाउ प्रेटी सीज, वह कितना सुंदर है। इस तरह से हार यू हंग्री, क्या तुम भूखे, ये सभी वाक्य हैं, इनका कुछ ना कुछ भाव व्यक्त हो रहा है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग देख लेते हैं। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? देखिए, सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। टेंस से पहले आपको सेंटेंस के भाग, कर्ता, कर्म, और कम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ये सब जानना जरूरी है। तो ये सब सेंटेंस के पार्ट हैं। अब देखिए, वाक्य के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। नंबर 1 है सब्जेक्ट, कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो सब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स आप सिंपली आप कह सकते हैं जो कोई कार्य करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आप इसको कब ऐसे भी कह सकते हो, जो कोई कार्य करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता यानी करने वाला। अब प्रेडिकेट भी देख लेते हैं, तब अभी जो है हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताएंगे। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वो प्रेडिकेट होता। मतलब जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता। कहने का मतलब ये है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जो वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। और इसको पहचानने के एक ही तरीका है कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी भाग प्रेडिकेट होता। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है, तो इसमें हंसने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो ये मोहन करता है। लाफ्स क्या है? प्रेडिकेट है, क्योंकि 2 ही भाग होते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट होता है। गीता रीड्स, गीता पढ़ती, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? गीता, ठीक है। और रीड्स जो है आपका वर्ब है, ये प्रेडिकेट में आता है। सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, बाकी भाग क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब इसका विस्तार भी हम देखेंगे, सब्जेक्ट का प्रेडिकेट में क्या क्या आता है उसको भी देखेंगे, क्योंकि रीऑर्डरिंग का जो पहला क्वेश्चन 9 या और 10 दोनों में आता है, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में यहीं से आता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, इसको अच्छे से आप समझ लेंगे। तो प्रथम वाक्य में मोहन, दूसरे वाक्य में गीता सब्जेक्ट है, लाफ्स और रीड्स जो है विधेय हैं, प्रेडिकेट हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट मतलब आपको बड़ा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही शब्द का सब्जेक्ट हो, तो क्या क्या उसमें आ सकते हैं देखते हैं। क्वालिफायर, सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं? क्वालिफायर, क्वालिफायर माने होता है विशेषता बताने वाला। अब देखिए, और दूसरा शब्द इसमें होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन माने मुख्य, हेड माने भी मुख्य, मुख्य शब्द। अब देखिए, क्वालिफायर के भी 3 भाग होते हैं। कितने? 3। पहला है डिटरमिनर, डिटरमिनर माने होता है निश्चित करने वाला।
एडजेक्टिव है दूसरा, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिवल फ्रेज, विशेषण संबंधी शब्द समूह। तो काफ़ी शब्द जो है आके जो है विशेषता जब बतलाते हैं तो उनको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। और एक ही शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और डिटर्मिनर मतलब निश्चित करने वाला होता है। इसमें डिटर्मिनर में होते हैं जैसे आर्टिकल आते हैं, ए एंड द, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाते हैं जैसे माई, योर, हिज, ये सब आ जाते हैं। और इसमें आ जाते हैं नंबर, न्यूमरल जो है, ठीक है, नंबर बताने वाले न्यूमरल एडजेक्टिव जिस कहते हैं, संख्यावाचक एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वो आते हैं 1 2 3 4 5, ये सब आते हैं। सम, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी इसमें आ जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में ये सब आते हैं। अभी एग्जांपल आपको देखा जाएगा। अब प्रेडिकेट में भी क्या क्या आते हैं इसको भी देख लें, तब उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की देखिए तालिका अच्छे से दिया गया है, आप इसमें समझेंगे। प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं। अब बात करते हैं वर्ब माने क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे गो मिस जाना, स्लीप मिस सोना, हिंदी वाक्य के अंत में आती है। और इसके फर्स्ट फॉर्म अगर इंग्लिश में रहेगा तो मेन वर्ब की हिंदी के फर्स्ट फॉर्म में ना शब्द आता है, जैसे गो मिस जाना, स्लीप मिस सोना, ये सब वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट देखिए वाक्य की क्रिया में क्या या किसे लगाकर आप प्रश्न करिए, जो उत्तर आए वही ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको केवल इतना जानना है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, दोनों के बारे में जानना है ताकि वाक्य में आपको ट्रांसलेशन में कोई समस्या ना हो और पहचान कर लिखने में सही ढंग से कोई दिक्कत ना हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिससे जो है व्यक्ति का बोध होता है या सजीव प्राणी का, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। या वाक्य की वर्ब में यानी क्रिया में किसे या किसको लगा के प्रश्न करने पे आता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, ग्रामर, ठीक है, फॉर ऑल एग्जाम्स के नाम से। ये सर्च कर लीजिए ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट बाय RM इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर या बाय रमेश सर, डायरेक्ट आपको डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वस्तु का बोध होता है। यह वाक्य की क्रिया में क्या लगा के प्रश्न करने पर पता चलता है। क्या लगा के प्रश्न करोगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे या किसको लगा के प्रश्न करोगे? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें इनडायरेक्ट में व्यक्ति क्या बोध होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसका बोध होता है? वस्तु का। इतना ध्यान देना। कम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? जैसे ऐसे शब्द जो वाक्य में अर्थ को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो ये 2 प्रकार के कम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। जब सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेंगे सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेंगे तो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल आपको आगे मिल जाएगा। सब्जेक्ट पार्ट को समझने के लिए निम्नलिखित टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो सब्जेक्ट समझने के लिए टेबल पढ़िए। देखिए राम प्लेज, राम खेलता है तो इसमें राम सब्जेक्ट है, प्लेज प्रेडिकेट है, स्लिमीना सब्जेक्ट है, वीप प्रेडिकेट है। इस तरह से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ही प्लेड, सी वेप्ट, स्मोकिंग इज इंजरियस, धूम्रपान करना इंजरियस है, खतरनाक है। टू वाक इज यूजफुल। इस तरह से स्मोकिंग क्या ना शब्द है, इसमें जीरंड है, ये टू वाक मानिश डालना, ये इन्फिनिटिव है। तो ये सब नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनिटिव, ये सभी भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, बाकी सब प्रेडिकेट ही है, क्योंकि इसमें वर्ब भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट। देखिए टेबल नंबर 2 देखते हैं। सब्जेक्ट को समझने के लिए कि अन्य टेबल भी देखिए। डॉग्स बार्क, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो रिमार्क मतलब यहाँ टिप्पणी इसके बारे में कहा, यहाँ पर डॉग नाउन है, उन्हें सब्जेक्ट नाउन हो गया। दूसरे में देखिए सी लेबर्स हार्ड, सी वह कठिन परिश्रम करती है, तो सी प्रोनाउन है। तीसरे में द पुअर आर सैड, यहाँ क्या है? द पुअर सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव है जो कि नाउन की भांति प्रयोग हुआ। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, जैसे पुअर पर्सन होते हैं, लेकिन यहाँ इसके पहले द लगा के इसको नाउन की तरह प्रयोग किया गया। द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग। तो कभी भी एडजेक्टिव पहले द लग जाता तो नाउन बन जाता और प्लूरल नाउन बनता, तो इसलिए इसके साथ आर लगा है। गरीब लोग क्या होते हैं? सैड होते हैं, उदास होते हैं, दुखी होते हैं। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग यहाँ जीरंड है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन की बात प्रयोग किया गया। तो जीरंड इज ए वर्बल नाउन, जीरंड की परिभाषा होता है जीरंड इज ए वर्बल नाउन, माना जीरंड वर्ब से बना हुआ नाउन है। तो इस तरह से जीरंड भी जो है सब्जेक्ट हो सकता है। और नाउन, अब देखिए यहाँ टू अर इज ह्यूमन, यहाँ टू अर इन्फिनिटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि इन्फिनिटिव माने होता है क्रियार्थक संज्ञा, तो ये भी संज्ञा का काम करती है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट शब्दों का एक समूह जो सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन की तरह प्रयोग हो। टू फाइंड फॉल्ट माने होता है दोष निकालना, तो ये भी आपका इन्फिनिटिव है, तो लेकिन इसके साथ नाउन आके ये फ्रेज का काम कर रहा है। तो टू फाइंड फॉल्ट ये लेकिन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरह से वाक्य का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन या प्रोनाउन के जैसा कोई शब्द हो सकता है, ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का काम करे, जैसे जीरंड हुआ, इन्फिनिटिव हुआ, ये शब्द भी हो सकते हैं।
निष्कर्ष में क्या, सब्जेक्ट के स्थान पर हेडवर्ड के रूप में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जीरंड, इन्फिनेटिव तथा शब्दों का समूह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये सभी कुछ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जीरंड, इन्फिनेटिव भी और शब्दों का समूह यानी फ्रेज भी यूज किया जा सकता है, जैसा कि टेबल नंबर 2 के विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट है। देखिए यहाँ आपको उदाहरण दिया गया, आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब देखिए अगला टेबल नंबर 3 है क्वालिफायर, हेडवर्ड, प्रेडिकेट। इसके बारे में बताया गया। क्वालिफायर क्या होता है, ए बॉय रन्स, एक लड़का रन्स में दौड़ता है। तो क्वालिफायर मैंने जो विशेषता बतलाया, ठीक है। और हेडवर्ड मतलब जो मेन शब्द होता है, इसमें बॉयस में मेन शब्द है, मुख्य शब्द है। ये कोई हेडवर्ड हमेशा नाउन ही रहता है, इतना ध्यान दें। तो नाउन के पहले जो भी एडजेक्टिव या संख्यावाचक विशेषण ये सब जो है कुछ भी आ जाते हैं, आर्टिकल आ जाता है, तो इन्हीं को हम कहते हैं क्वालिफायर। जैसे ए बॉय, एक लड़का, तो ठीक। तो क्वालिफायर में जैसे डिटर्मिनर भी आता है ना, तो आप ए को आप चाहे क्वालिफायर कहो और चाहे डिटर्मिनर कहो। देखिए यहाँ नीचे वाले में ए आ गया ना, डिटर्मिनर के लिए दिया गया, तो दोनों है, क्वालिफायर का ही भाग डिटर्मिनर है। ये निश्चित कर देता है कि हाँ एक लड़का दौड़ता है। दैट मैन लव्स, वो आदमी हंसता है। फ्यू गर्ल्स डांस, कुछ लड़कियों ने डांस किया। मेनी बॉयज़ प्लेड, कई लड़के खेले। तो इसमें देखिए आप टेबल में आराम से देख सकते हैं, ये सभी क्वालिफायर हैं, ये हेडवर्ड है और उसके बाद जो बचता है प्रेडिकेट है, क्योंकि हेडवर्ड और क्वालिफायर सब्जेक्ट के ही भाग हैं। अब यहाँ देखिए इसके बारे में यहाँ दिया गया है कि टेबल 3 में सब्जेक्ट के 2 भाग हैं, क्वालिफायर, दूसरा हेडवर्ड। इस दशा में हेडवर्ड में नाउन आता है, हेडवर्ड में बता दिए नाउन आता है। ए, दैट, फ्यू तथा मेनी सभी क्वालिफायर हैं जो हेडवर्ड के ठीक पहले प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं टेबल नंबर 4। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट में 3 पार्ट बना दिए गए हैं, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, फिर उसके बाद प्रेडिकेट। डिटर्मिनर में क्या, ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, तो एक अंधा आदमी वॉक्स में टहलता है। तब यहाँ हेडवर्ड है मैन, उसके पहले एक विशेषता बतलाने के लिए ब्लाइंड है, आदमी तो बहुत होते हैं लेकिन ये अंधा आदमी है, तो ये आपका क्वालिफायर हो गया। लेकिन अंधा में भी कितने अंधे हो सकते हैं, 1 या 2, तो निश्चित करने के लिए निश्चित करने वाला शब्द हो ए आ गया है, एक अंधा आदमी, ए में एक होता है। तो इस तरह से डिटर्मिनर निश्चित करने वाला। तो द ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड, ठीक है, द ओल्ड लेडी, ये सभी दीज प्रेटी बेबीज, ठीक है, ये सुंदर बच्चे प्ले खेलते हैं। तो इस तरह से ये सभी क्या हैं, द लगाने से क्या होता है, द निश्चित आर्टिकल है, डिफरेंट आर्टिकल, तो द से भी निश्चित हो जाता है कि हाँ द ब्यूटीफुल गर्ल डांस, सुंदर लड़की ने डांस किया। तो यहाँ जो लड़की सुंदर है उसके बारे में जो कह रहा है वो जान रहा है, निश्चित है कि हाँ कौन सी लड़की की बात की जा रही है, इसलिए द लगा के वो बोलता है। तो जब एक रहता तो ए लगेगा, नहीं तो द लगेगा। ये तो दीज प्रेटी बेबीज, ये सुंदर बच्चे खेलते हैं, तो ये भी पता है उसको जो कह रहा है कि हाँ कौन से सुंदर बेबीज हैं। तो इस तरह से निश्चित जब रहता है तो निश्चित करने वाला शब्द जो है ए, द, दीज, ये सभी लगा दिए जाते हैं। देखिए दिए गए ऊपर एक टेबल में डिटर्मिनर और क्वालिफायर मुख्य शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसी दशा में हेडवर्ड के पूर्व प्रयोग होने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। हेडवर्ड के पहले एक शब्द हो तो उसे, अब ये भी जान लीजिए, हेडवर्ड के पहले एक शब्द हो तो उसे क्वालिफायर कहेंगे, और 2 शब्द रहेंगे तो एडजेक्टिव को क्वालिफायर कहेंगे और एडजेक्टिव के पहले वाले को डिटर्मिनर कहेंगे। इतना आपको ध्यान देना, ठीक है। तो क्वालिफायर, देखिए यहाँ पहले क्या है, हेडवर्ड पहले एक ही शब्द था तो इसको क्वालिफायर कह दिए। अब यहाँ देखिए हेडवर्ड के पहले 2 शब्द आया तो हेडवर्ड के तुरंत पहले वाले को हम क्वालिफायर कहेंगे और उसके पहले वाले को डिटर्मिनर कहेंगे। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब चलिए टेबल नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दिया भी गया है, आप पढ़ेंगे और बुक में, ए, द, दीज डिटर्मिनर है, ये सभी ब्लाइंड, ब्यूटीफुल, ये सभी एडजेक्टिव हैं, गर्ल ये सभी क्या है, हेडवर्ड है। प्रेडिकेट देख लेते हैं, प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, ठीक। तो प्रेडिकेट तो देखेंगे ही, पहले अभी सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ रहे हैं, उसी के साथ प्रेडिकेट देखेंगे। और सब्जेक्ट का और विस्तार देख लेते हैं। डिटर्मिनर, क्वालिफायर में एडजेक्टिव आता है, हेडवर्ड में नाउन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज को भी ऐड करके बताया जा रहा है। सब्जेक्ट में एडजेक्टिवल फ्रेज भी आता है, उसके बाद प्रेडिकेट आ सकता है अगर सब्जेक्ट का विस्तार करना। देखिए यही सब इतना 5 पार्ट आपको रीऑर्डरिंग करके दे देगा, ये वाला इधर कर 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 देगा, तो आप वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए आपको सेट करना पड़ता है, इसलिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। द ओल्ड लेडी इन द रूम इज़ वाइज, कमरे में बैठी बूढ़ी महिला क्या है, वाइज, बुद्धिमान है। द ओल्ड लेडी माने बूढ़ी महिला है, ठीक है। कहाँ से बूढ़ी महिला है, इन द रूम, कमरे में, मतलब कमरे में रहने वाली बूढ़ी महिला क्या है, बुद्धिमान है। तो यानी बूढ़ी महिला तो बहुत है लेकिन ये कमरे में है, तो कमरे वाली बूढ़ी महिला जो है वो बुद्धिमान है। तो यहाँ
इन द रूम क्या विशेषता बतला रहे हैं? लेडी की। कमरे में कौन है? लेडी। लेडी कहाँ है? कमरे में। तो ये भले इन द रूम स्थान है लेकिन ये लेडी के लिए आया है, तो इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज है। वो जो है इसका पूरा अर्थ ले जाएगा, कमरे में रहने वाली बूढ़ी महिला क्या है? बुद्धिमान है। तो इज वाइज ये वर्ब आपका यहाँ से शुरू है, इतना पूरा सब्जेक्ट है। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है क्योंकि एक शब्द से ज़्यादा शब्द आए हैं यहाँ लेडी की विशेषता बतलाने वाले। तो यहाँ तो एक शब्द था एडजेक्टिव हो गया, क्वालिफायर हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा आ गया तो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। दूसरा देखिए, हिज इल्डर ब्रदर इन कोलकाता, उसका बड़ा भाई इन कोलकाता मैंने कोलकाता, उनका बड़ा भाई जो कोलकाता में रहता है, इज अ प्रोफेसर, प्रोफेसर है। अब इसके पहले वाले में था बूढ़ी महिला जो कमरे में है, तब यहाँ इन कोलकाता, ठीक है। क्या है? अब भाई की विशेषता, भाई तो बहुत है लेकिन ये कोलकाता में रहने वाला भाई है, तो इसकी विशेषता है, तो ये पूरा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। आगे है एक ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, एक काली चिड़िया सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया। चिड़िया तो बहुत है लेकिन पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया, तो ये फ्रेज है सिटिंग इन द ट्री, ठीक है। तो उसके बाद फ्लेव अवे उड़ गई, ये आपको वर्ब है। नहीं तो आप सोचेंगे ये आईएनजी कहाँ से आ गया, तो ये एडजेक्टिव है सिटिंग इन द ट्री, आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द वेस, वेस मीन्स फूलदान होता है, गमला, गमले में रखे हुए सुंदर फूल, प्रेटी फ्लावर सुंदर फूल, विदर्ड बने मुरझा गए। तो फूल तो बहुत है लेकिन ये गमले में रखे हुए फूल हैं, तो ये विशेषता बतला रहे हैं एडजेक्टिवल। एक से ज़्यादा शब्द है इसलिए फ्रेज इनको कहेंगे। उस ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, इसके बाद ये आपका वर्ब है। माई इल्डर ब्रदर इन मुंबई, मुंबई में रहने वाला मेरा भाई, बहुत भाई हैं लेकिन ये मुंबई में वाला भाई है। इज ए एक्टर, एक एक्टर अभिनेता है। इस तरह से ये आप मतलब यह डिटेल आपको यहाँ दिया गया, जो समझा है वही सब यहाँ लिखा गया, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए नियम दिया गया है बॉक्स में। डिटरमिनर और क्वालिफायर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। ये भी आपको ध्यान देना है कि सब एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद ही होता है ना, ये सब्जेक्ट है और ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, लेकिन वर्ब से पहले होता है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट का ही पार्ट मान लिया जाता है। लिखा बाद में जाता है हेडवर्ड के, लेकिन सब्जेक्ट का ही पार्ट है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लिख दीजिए, वर्ब से पहले होगा। टेबल नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ बताया गया कि हेड वर्ड में जीरंड भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, सुबह में टहलना यूजफुल होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, विशेष पहले पढ़ लीजिए तब एग्जाम्पल पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ देखिए नियम में आपको बताया भी गया था, डिटरमिनर आएगा अगर बड़ा सब्जेक्ट रहेगा, डिटरमिनर के बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा जो हेड वर्ड होता है, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा, तब प्रेडिकेट आएगा। इनमें से अगर एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं है तो नाउन के बाद ही प्रेडिकेट आ जाएगा। क्लियर? अगर नाउन के पहले ये दोनों शब्द नहीं है तो नहीं भी आ सकते। तो इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर है यही है। विशेष में ध्यान दे लीजिए कि यह भी ध्यान देना, जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। कभी कभी इनकी व्याख्या के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द इनके ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर होते हैं। देखते हैं, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, सुबह में टहलना यूजफुल होता है। तो वॉकिंग इज़ यूजफुल ये भी सही था, लेकिन इन द मॉर्निंग अगर आ गया कि मतलब सुबह में टहलना, टहलना तो बहुत समय टहलते हैं लोग, लेकिन सुबह में टहलना, तो ये मॉडिफायर माने होता, विशेषता बतलाने वाला मॉडिफायर माने भी होता। मॉडिफायर मतलब सिर्फ विशेषता इस तरह से बतलाना कि उसके अर्थ में वृद्धि कर देना, उसको मॉडिफायर कहते हैं। तो मॉडिफायर ऑब्जेक्ट, ये वॉकिंग जीरंड है, भले नाउन का काम कर रहा है लेकिन ये वर्ब के होने के नाते वर्ब से ही तो बना हुआ नाउन है, जीरंड इज ए वर्बल नाउन, तो इसलिए वर्ब की हैसियत तो रखता है, वर्ब की हैसियत रखने के नाते ऑब्जेक्ट भी अपने साथ ले सकता है। तो इन द मॉर्निंग क्या है, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट का ही पार्ट है। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है क्योंकि ये विशेषता बतला रहा है एक हिसाब से, भले ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए सब्जेक्ट का ही पार्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आता है, इसके बाद ही प्रेडिकेट आएगा। तो ये भी सब्जेक्ट, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट में इस तरह से आते हैं। स्विमिंग इन द रिवर, नदी में नहाना, सॉरी स्विमिंग मीन्स तैरना, नदी में तैरना इज अ गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम। तो तैरना तो नदी में तैरना, ये विशेषता बतला रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। टू ओबे आवर टीचर्स, अपने अध्यापकों का आज्ञा का पालन करना, इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य होता है। टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर पाना, इज माई एम, मेरा उद्देश्य है। तो ये सब क्या है, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद प्रेडिकेट है। टेबल से हम बता रहे हैं कि वॉकिंग और स्विमिंग जीरंड है, जबकि टू ओबे और टू गेट दोनों इन्फिनिटिव है। टेबल 7 देख लेते हैं। जीरंड सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, इसको बताया गया सिंगिंग प्लीजेज मी, सिंगिंग मुझे आनंदित करती है, गाना मुझे खुश करता है। तो यहाँ मॉडिफायर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो इस तरह से वेटिंग टायर्स मी, इंतजार करना मुझे थका देता है, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो।
आगे टेबल नंबर 8 में देख ले, इन्फिनिटिव ऑफ प्रेडिकेट, टू वर्क हार्ड शुड बी और एम, कठिन परिश्रम करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ इस तरह से इन्फिनिटिव के साथ भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। कठिन परिश्रम करना, टू वर्क कठिन परिश्रम करना, इज टू वर्शिप, टू वर्क इज टू वर्शिप मैंने कर्म करना, वर्क मीन्स टू वर्क मीन्स कर्म करना, इज टू वर्शिप पूजा करना है। टू सेव फॉर फ्यूचर भविष्य के लिए बचाना, इज ऑलवेज यूजफुल हमेशा उपयोगी होता है। तो यहाँ टू सेव के साथ देखिए फॉर द फ्यूचर भी आप आ गया ऑब्जेक्ट। टू फ्री इंडिया स्वतंत्र भारत के लिए वाज और मोटो हमारा उद्देश्य था। तो इस तरह से ये सभी पढ़ सकते हैं आप, इन्फिनिटिव भी आता है। उसके अलावा सब्जेक्ट में इट तो आता है, सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, जाड़ा गर्मी मौसम समय दूरी बताने के लिए इट लगता है। जैसे इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, आज बहुत खुश सुहावना है मौसम है। इट इज़ हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट इज़ संडे, आज रविवार है। इट विल सून बी डे, जल्द ही दिन हो जाएगा। इट इज़ 2 माइल्स फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर, इलाहाबाद से कानपुर 200 मील है, 200 माइल्स। देर का प्रयोग भी लगता है सब्जेक्ट के रूप में, जहाँ किसी की चीज़ के होने या न होने की बात की जा रहा है, किसी स्थान से रिलेटेड बात रहती है। जैसे देर आर 20 स्टूडेंट इन माई क्लास, मेरी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं। तो जाड़ा गर्मी मौसम समय दूरी के लिए दिन महीने बताने के लिए तो इट लगता है, बाकी जगहों की क्या लगता है, देर लगेगी। इनके बारे में आपको आगे डिटेल वीडियो मिल जाएगी। देर वाज अ कैट ऑन द टेबल, टेबल पर कैट है। इस तरह से इट और देर भी सब्जेक्ट रूप में लगता है। इट के कुछ अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाना बहुत कठिन है। तो इस तरह से इट का प्रयोग शुरू में होता है, उसके बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग हो सकता है उस वाक्य में। इट इज़ ट्रू दैट ही ऑलवेज स्पीक्स, यह सत्य है कि वह हमेशा सत्य बोलता है। तो यहाँ देखिए दैट से आपको वाक्य जोड़ दिए गए, ऐसे वाक्य में भी इट का प्रयोग होता है। इट इज़ गुड बीइंग अ स्टूडेंट, स्टूडेंट होना अच्छा है। तो इस तरह से इट का प्रयोग इस तरह से जीरण के साथ में बीइंग मंच होना लग गया। तो अब यहाँ एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि ये अब इस वीडियो में आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, समझ डालिए, ठीक है। इसको आपको एक्सरसाइज करके लाना है। अब यहाँ दिखा दे रहे हैं हम एक्सरसाइज। अब अगले वीडियो में हम कोई एक्सरसाइज मिलवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।